जय हो। मैं हूं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है और महाकाल की नगरी इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर जी का मंदिर है। इतिहास के पन्नों को हम खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सम्राट अशोक यहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, जबकि बिंदुसार उस वक्त सम्राट थे उनके। अब होता ये है कि सुशीम उस वक्त राजकुमार थे और पाटलिपुत्र में बैठे हुए थे। अशोक जो है यहाँ पे काफ़ी रुष्ट थे कि भाई उन्हें बना दिया गया राजकुमार और मुझे भेज दिया गया उज्जैनी। होता ये है कि गांधार की राजधानी तक्षशिला में होता है विद्रोह। तो यहाँ के जो गवर्नर थे अशोक जी, तो अशोक यहाँ से अपनी सेना लेके जाते हैं और तक्षशिला में उनका भव्य स्वागत होता है, जबकि विरोधी जो होते हैं उनका विरोध न करके उनका स्वागत ही करने लगते हैं। जबकि सुशीम उससे पहले जाते हैं तो उनको वहाँ से मार के भगा दिया जाता है और फिर उसके बाद उज्जैनी की सेना तक्षशिला से लेके वो पाटलिपुत्र पहुँचते हैं और पाटलिपुत्र में तख्ता पलट करके वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर देते हैं और फिर पूरे भारत में उनका एकाधिपत्य हो जाता है। आगे चल के हम देखते हैं कि उज्जैनी के नए सम्राट लगभग 57-58 BC यानी बिफोर क्राइस्ट हो सकते हैं, ईसा पूर्व में यहाँ पे विक्रम संवत की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य करते हैं, जो कि अपनी राजधानी उज्जैनी में ही बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने कई सारे गुप्तचर पूरे के पूरे उज्जैनी नगर में और उनके साम्राज्य में फैला के रखते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी प्रकार से उनकी जनता परेशान ना हो या फिर अगर कोई किसी प्रकार कोई परेशानी हो तो उसे वो रिजॉल्व कर सकें। राजा विक्रमादित्य के काल में यवनों का एक शिष्टमंडल आता है। यवन ग्रीस आप बोल सकते हो। वैसे यवनों को दुश्मन ही कहा जाता है एक तरह से हमारे भारतीय इतिहास में, चाहे वो अरब से आए हों या तुर्क हों या मंगोल हों, सबको यवनों की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, एक तरह से शत्रु जो भारत में आके कब्जा करना चाहते हैं। तो यवनों का एक शिष्टमंडल जब आता है यहाँ पे तो उसमें कई सारे सैनिक छुपे होते हैं। उनका कार्य ये रहता है कि यहाँ पे आके तख्ता पलट कर दो विक्रमादित्य का और पूरे देश में कब्जा कर लो, क्योंकि आज से तकरीबन 2300 वर्ष पहले अलेक्जेंडर ने कोशिश की थी इसी तरीके से आके युद्ध लड़के जीतने की, मगर वो लौट गया था। राजा विक्रमादित्य काल में तो होता ये है कि जूलियस सीजर नाम का उनका हेड होता है, वो आता है, सोचता है कि यहाँ पे तख्ता पलट कर दें और कब्जा करके फिर रोमन साम्राज्य में मिला देते हैं। उस वक्त ये रोमन साम्राज्य जो है वो नया होता है और उसका उत्कर्ष अभी एक तरह से होता नहीं, क्योंकि कई सारे ग्रीस के जो देश हैं, चाहे वो एथेंस हो और चाहे स्पार्टा, वो अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि भारत में कई सारे राज्य होते थे और राज्य में कई सारे राजा हुआ करते थे, एक नहीं हो पाता था देश। विक्रमादित्य ने किया गया पूरे देश को एक कर दिया था और अपने शासनकाल में वो सबसे शक्तिशाली थे, इसलिए ग्रीस जानते थे कि उनसे डायरेक्ट जीत नहीं सकते। तो उन्होंने किया क्या कि चुपके से आके यहाँ के व्यापारियों में मिल गए, यहाँ से व्यापार करने लगे और प्लानिंग की कि राजा को मार दें और यहाँ पे कब्जा कर लें। तो राजा विक्रमादित्य के सैनिकों ने जूलियस सीजर और उसके पूरे ग्रुप को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। राजा ने हथकड़ी लगा के उनको पूरे उज्जैनी शहर में घुमाया। अच्छा, जूलियस सीजर को मृत्युदंड भी उस वक्त नहीं मिला या उसके ग्रुप को भी नहीं मिला, क्योंकि वो लोग व्यापारी तो आए थे परंतु वो एक तरह से राजदूत भी थे और राजदूत को भारत में कभी मृत्युदंड नहीं दिया सकता था। तो मृत्युदंड तो मिला नहीं उनको, लेकिन बड़ी बेइज्जती हुई। गजब बेइज्जती है। और वो फिर जब लौटे ग्रीस, फिर वहाँ पे वो रोमन साम्राज्य की स्थापना करते हैं और प्रथम सम्राट बनते हैं, यानी जूलियस सीजर। और अपने इतिहास में लिखते हैं कि एजियन सी, जो कि तुर्की और ग्रीस के बीचों बीच पड़ता है, एक प्रकार का समुद्र था, तो वहाँ पे उन्हें कोई किडनैप कर लेता है, कुछ डाकू किडनैप करते हैं और किसी तरह से छूट निकल जाते हैं। तो जो ग्रीस रहते हैं वो अपना इतिहास अलग तरीके से लिखते हैं। A few moments later. हर हर महादेव, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। सभी भाई का आनंद लेते हुए जय महाकाल बाबा की जय हो। हर हर महादेव, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें दूध है, दही है, रबड़ी है,
बादाम का पेस्ट है, खसखस है, इलायची है, सौंफ काली मिर्ची है। हर हर महादेव, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी थाली मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि वैसे मैं खाने वाला था दाल बाफले। मालवा अगर आप आते हैं तो दाल बाफले ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ का ये एक प्रसिद्ध व्यंजन है। आटे की लुब्दी बनाकर इसे जो है सेकते हैं घी में और डाल देते हैं भट्टी में, और उसके बाद पकाते हैं और बीच से काट के दाल के साथ परोसते हैं, दाल फ्राई करके परोसते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। लिट्टी चोखा, बस ऑटो वाले। तो लिट्टी चोखा जो होता है वो बिहार का काफ़ी अच्छा व्यंजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से बनता है, बट लिट्टी चोखे में करते क्या है कि उसके अंदर एक तरह से बोलते हैं सत्तू, वहाँ पे बोलते हैं सत्तू का चूरन डाल देते हैं उसके अंदर और फिर खाया जाता है। जबकि दाल बाफले में पूरा का पूरा आटे की लुब्दी होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता। उसे बीच से काट के घी में फिर तल के फिर भट्टी में पकाते हैं और फिर दाल के साथ परोसते हैं। तो जब आप आइएगा यहाँ पे तो दाल बाफले ज़रूर ट्राई करिएगा। एक चीज़ और आपको बतानी थी कि यहाँ पे एक किंवदंती है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है, कि अगर आप राजा हैं, महाराजा हैं, इवन आप प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी के कोई हेड हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, महाकालेश्वर में कोई रुकता नहीं है, रात नहीं बिताता। आप आएँ, पूजा करें, उसके बाद आप चले जाएं, या फिर अस्थायी निवास के तौर पे आप बाहर रुकें महाकालेश्वर से, यानी उज्जैन से थोड़ा बाहर रुकें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? उसका एक छोटा सा रीज़न ये है कि कहा जाता है कि यहाँ पे जो राजा हैं वो असल में शिव जी हैं, यानी महाकाल हैं, और एक राज्य में दो राजा रह नहीं सकते। और कहावत तो ये भी है कि यहाँ पे अगर जो भी राजा रुके हैं रात को तो अनायास ही उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, अब ये सच है कि झूठ है ये तो पता नहीं, खैर जैसा भी है वो आपको मैंने बता दिया। यहाँ के लोगों के बीच में प्रचलित है ये प्रथा, तो मैंने कई बार यही अज्यूम किया है कि मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं या अन्य राज्यों के हैं, हमारे देश के जो हेड हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो यहाँ पे रुका नहीं करते हैं, आते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद अस्थायी रूप से थोड़ा शहर से बाहर रुकते हैं, परंतु शहर में नहीं रुकते। तो अगर आप राजा हैं किसी देश के तो कृपया यहाँ ना रुकें। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है, तो मान्यता का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। और रही बात यहाँ पे खर्चे पानी की, तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे शहर जो है काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे आपको 500 रुपये से लेके 5 स्टार होटल तक के रेंट के आपको रूम्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आपको रुकने की कोई परेशानी नहीं होगी। और खाने पीने की बात है तो आपको थाली वगैरह यहाँ पे 50 रुपये 60 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने जो थाली खाई थोड़ी सी महंगी वाली खाई थी, थोड़ी सी में वैरायटी ज़्यादा थी इसलिए मैंने ज़्यादा महंगी वाली थाली लगा दी। खैर आप लोग को यहाँ पे 60 रुपये 50 रुपये से थाली स्टार्ट हो जाएगी, आप बाकी अपने हिसाब से आप थाली चूज़ कर सकते हैं। दाल बाफले ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और रही बात ट्रैवल की, तो देखिए मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ कि आप इंदौर आइए। इंदौर से ये लगभग 55 किलोमीटर उज्जैन पड़ता है। इंदौर आने की वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंदौर ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैवल के लिए एक बेस आप बना सकते हैं, क्योंकि इंदौर में फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल भी। तो अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इंदौर आइए। इंदौर से आप प्राइवेट गाड़ी कर सकते हैं चाहें तो, और या फिर बस भी कर सकते हैं, या फिर ट्रेन भी अवेलेबल है, तो आप ट्रेन से भी, रेलवे से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला। दूसरा, इंदौर आने की वजह इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक नहीं दो ज्योतिर्लिंग हैं। एक उज्जैन में है महाकालेश्वर जी, दूसरे हैं खंडवा में ओंकारेश्वर जी, नर्मदा जी वहीं से गुजरती हैं और बीच से काटते हुए निकल जाती हैं। और जो बीच से काटते हुए मतलब एक टापू बन जाता है, तो टापू के बीचों बीच ओंकारेश्वर है, तो इसीलिए उन्हें ओंकारेश्वर बोला जाता है। तो अगर आप आते हैं इंदौर तो दो ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक, जितना दूर आपको उज्जैन पड़ेगा उससे आधा घंटा एक्स्ट्रा आप मान के चलिए, क्योंकि 78-80 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर है। तो ओंकारेश्वर आप ज़रूर आइए, और उज्जैन आइए तो ओंकारेश्वर भी दर्शन कर लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक बार में देश में तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 2 आपको फटाक से मिल जाएंगे। इंदौर से आप साउथ में जाएंगे तो ओंकारेश्वर, नॉर्थ में जाएंगे तो महाकालेश्वर।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।